65 में डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस चरण का इस्तेमाल किया जाता है? सही है, पहली बात। कुछ बच्चों ने इसका आंसर ना कंट्रोल एन लगाया होगा। सही है, अब सुनो, उसने बोला मौजूदा, मौजूदा यानी कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ना हम जिस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं या जिस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है फाइल में जाएंगे। सही है, अरे होम में थोड़ी ना है, कहां मिलेगा आपको? फाइल में। और फाइल में क्या करोगे आप? क्या क्या? फाइल में मिलेगा। सही है, अरे होम में थोड़ी ना होता है, कहां होता है? फाइल में होता है। सही है, अगर वो बोलता न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल का और किसका करते हैं? न्यू का। सही है, उसने बोला मौजूदा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और मौजूदा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे या कंट्रोल ओ का, या अगर आपने ये नहीं दबाया तो क्या दबा सकते हो आप? कंट्रोल ओ आप दबा सकते हो, ये काम कर सकते हो। ठीक है, अंकुश बेटे कुछ करना है, एक मिनट। कौन सा फीचर हमें आसन सेलों के क्लस्टर की सामग्री को जोड़ने में मदद करता है? सही है, आंसर क्या आएगा उसको? ऑटोसम। अरे ऑटोसम क्या काम करता है? आसन सेल की, क्या हुआ? रुकने मिनट जरा, बंद कर लेने मिनट। पाइवट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, और पाइवट टेबल कौन सी टैब में होती है? इंसर्ट टैब में होती है। अरे पाइवट टेबल कौन सी इसमें होगी? इंसर्ट में। अच्छा, चार्ट कहां होती है? चार्ट इंसर्ट टैब में होती है। सही है, चार्ट मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी, एम्बेडेड चार्ट और चार्ट शीट। सही है, अगर आपकी चार्ट उसी शीट पर बनी है एम्बेडेड चार्ट होती है, और अगर अलग शीट पर बनी है तो चार्ट शीट होती है। F11 दबाने से कौन सी चार्ट बनती है? F11 दबाने से चार्ट शीट बनती है। कौन सी बनती है? चार्ट शीट बनती है। अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है MS पावर पॉइंट 365 में कंट्रोल डी दबाने से क्या होगा? डुप्लीकेट स्लाइड। अरे कंट्रोल डी दबाने से डुप्लीकेट स्लाइड बनती है? बिल्कुल बनती है। क्या ये सही बात है? सही है, डुप्लीकेट स्लाइड बनती है। अरे डुप्लीकेट स्लाइड बनती है। अगला ऑप्शन, कंट्रोल एक्स का उपयोग करने पर टेक्स्ट को कट करते हैं। सही बात है, तो दोनों ऑप्शन सही है ना, तो एक और दो दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है देखो क्या है, उसने बोला MS Excel 365 में, MS Excel 365 में एक ही वर्कबुक में अन्य वर्कशीटों पर मौजूद सेलों को सेल संदर्भ की शुरुआत के लिए वर्कशीट के नाम के बाद में प्रतीक को जोड़ा जाता है करके संदर्भ किया जा सकता है। देखो क्या हुआ, क्या मैंने आपको वो पढ़ाया था, कंसोलिडेट पढ़ाया था? जब मैंने आपको MS Excel में कंसोलिडेट पढ़ाया था तो मैंने आपसे ये बोला था कि कंसोलिडेट का उपयोग करके आप दो शीट के डेटा का योग किसी तीसरी शीट पर कर सकते हो। अरे ये नहीं योग करना हो, मिनिमम भी कर सकते थे, मैक्सिमम एवरेज सब निकाल सकते थे। मैंने तो आपको सम करके दिखाया था। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब हम कंसोलिडेट का इस्तेमाल करते हैं तो कंसोलिडेट में क्या कर सकते हैं, दो शीट के डेटा को हम एक शीट पर ला सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपको पाइवट टेबल पढ़ाई थी। जब मैंने आपको पाइवट टेबल पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम पाइवट टेबल बनाते हैं दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, या तो वो पाइवट टेबल आप उसी शीट पर बना लो, या वो पाइवट टेबल हम दूसरी शीट पे बना सकते हैं। तो देखो इसका इस्तेमाल कहां पर होगा, ये है ना ये वाला क्वेश्चन, इसका इस्तेमाल देखो कहां पर होगा। देखो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल पर। एक्सेल पे चले गए, हमने क्या काम किया, यहां पर कुछ नंबर टाइप किया, सही है, और हमने दूसरी शीट पर गए। शीट नंबर 2 हमने कुछ यहां पे भी टाइप कर लिया, सही है। हम तीसरी शीट पर गए। अब हम तीसरी शीट पर आने के बाद ना हम गए डेटा में और हम गए कंसोलिडेट में। देखो ये कौन सा ऑप्शन खुला, कंसोलिडेट का ऑप्शन खुला, वो बोल रहा है ब्राउज, ब्राउज बोल रहा है। हम कहां गए, पहली शीट पर चले गए। अरे जब मैंने कंसोलिडेट में आपको बताया था कि दो शीट के डेटा को हम एक ही शीट पर ला सकते हैं, बताई थी वाली बात मैंने, तो ये जानने के लिए हमने
कंसोलिडेट हम कौन सी शीट पर करना है? तीसरी पर। अभी हम कौन सी शीट पर गए? पहली पर गए, तो मैंने क्लिक कर दिया पहली पर, पहली पर क्लिक कर दिया। अब हमें देखो क्या लिखा आया, ये शीट के बाद कौन सा विकल्प बन के आया, देखो गौर से देखो, शीट के बाद कौन सा चिन्ह बन के आया, ये एसिमेट्रिक साइन बन के आया नहीं आया? अब हमें डेटा जोड़ना है, अब हमने इस पर क्लिक कर दिया, जो डेटा में जोड़ना है। देखो इसके बाद आया सेल नंबर, तो शीट के बाद और सेल नंबर के बीच में जो विभाजन का चिन्ह बनाया गया है वो कौन सा है? एक्सेलमेट्रिक साइन है। जो आपका एक क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, देखो सही है। अरे बात समझ में आई नहीं आई? जब एक शीट का डेटा आप दूसरी शीट पर जोड़ रहे हो तो शीट के बाद में जो आपका विशेष चिन्ह बन का आएगा वो कौन सा बन का आएगा? एक्सेलमेट्रिक बन का आएगा। क्या पता चला कि इसका आंसर क्या था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक ही वर्कबुक में अन्य वर्कशीटों पर मौजूद सेलों को, देखो एक ही वर्कबुक में, वर्कबुक तो एक ही थी। अरे वर्कबुक क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक तुम्हारी एक ही थी, वो कह रहा है अन्य वर्कशीटों पर मौजूद सेलों को, सेल कौन सी सीट पर था? वो पहले पर। और मैं ला कौन से पर आता उसको? तीसरे पर। लाने के लिए सेल संदर्भ की शुरुआत के लिए वर्कशीट के नाम के बाद कौन सा चिन्ह आया था? एक्सेलमेट्रिक साइन आया था। क्या क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? सही है। वर्कबुक तो एक ही थी, वर्कबुक एक ही थी। अगर हम किसी शीट को दूसरी शीट को जोड़ना चाहते हैं, शीट के बाद और सेल के बाद जो बीच में सेपरेशन चिन्ह आएगा वो कौन सा होता है? विषमव्याधि बोधक साइन होता है। सही है। अरे आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सेल में रेंज ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? रेंज ऑपरेटर। अच्छा अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है A1:A4, इसका मतलब क्या होता है? A1 से लेकर के A4, यानी कि A1, A2, A3 और A4, इसका मतलब होता है ये। इसका मतलब क्या है? रेंज ऑपरेटर। सही है। या संदर्भ ऑपरेटर भी बोल सकते हैं इसको, रेफरेंस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरफेस, देखो वो क्या है? सॉफ्टवेयर। पेपर में कैसे सॉफ्टवेयर की बात आ गई, इसका मतलब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है। क्या URI एक सॉफ्टवेयर है? ये तो प्रोग्राम है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होती है। क्या ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है? यही इसका आंसर है। सही है। और URL क्या होता है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IP एड्रेस ये भी नहीं होगा। वो उसने बोला कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर, वैसे तो आपको ना इसका आगे क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं था। जब उसने बोल दिया सॉफ्टवेयर, जैसे उसने सॉफ्टवेयर बोला इसका आंसर क्या आएगा? ब्राउजर आएगा। ठीक है। अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? ये मैंने यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसकी फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये दो प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। ये होता है 32 बिट का और ये 128 बिट का होता है। सही है। और इसमें 0 से कहां तक की संख्या होती है? 0 से 255 तक की संख्याएं होती हैं। और इसमें कितने ऑक्टेट होते हैं? ऑक्टेट। इसमें ऑक्टेट कितने होते हैं? इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। और एक ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 8 बिट का। एक ऑक्टेट कितने बाइट का? 1 बाइट का। दोबारा सुनो क्या क्या बताया मैंने। IP एड्रेस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, IPv4 और IPv6। कितने बिट का? 32 का। कितने बाइट का? 128 बिट का। सही है। IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं? 4। एक ऑक्टेट में कितने बिट? 8। एक ऑक्टेट में कितनी बाइट? 1। सही है। आगे चलते हैं, देखो अच्छा अगला क्वेश्चन वो बोला सेमीकंडक्टर मेमोरी डायनेमिक रैम प्रत्येक बिट की सूचना को किस में स्टोर करती है? कैपेसिटर में करती है। किस में करती है? कैपेसिटर में। अच्छा अगर SRAM के स्थान पर, यदि SRAM के स्थान पर लिखा होता, सॉरी DRAM के स्थान पर लिखा होता SRAM, अगर लिखा होता SRAM तो इसका आंसर आता फ्लिप फ्लॉप। सही है।
अगर एस रैम के स्थान पर होता डी रैम, सॉरी डी रैम के स्थान पर होता एस रैम, तो इसका आंसर क्या आता? इसका आंसर था फ्लिप फ्लॉप। सही है। और सुनो, जो डी रैम होती है, डी रैम, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और एस रैम कैसी होती है? एस रैम ये होती है रिफ्रेश लेस होती है। एस रैम कैसी होती है? रिफ्रेश लेस होती है। इन दोनों में बढ़िया कौन सी है? एस रैम बढ़िया है। सही है। रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल है। रैम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखो, डी रैम होती है, डी रैम होती है, एस रैम होती है, एक होती है डीडीआर, डीडीआर रैम 1 2 3 4, DDR2, DDR3, DDR4, लेटेस्ट कौन सी है? DDR5। ये सारी की सारी कौन सी मेमोरी है? अरे ये जो मैंने रैम लिखवाई है, DDR रैम 1 2 3 4, ये सारी की सारी कौन सी होती हैं? डी रैम होती हैं। सही है। एक रैम आपको मैंने और बताई थी, एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक रैम और होती है एसडी रैम, एक रैम और कौन सी होती है? एसडी रैम। पेपर में बच्चों ने पता इसका ऑप्शन क्या आया था? पहला स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहला ऑप्शन ये था, लेकिन गलत है। इसका फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनियस। एस का मतलब क्या है इसमें? सिंक्रोनियस। ये वाला पेपर, ये जो क्वेश्चन है ना, यूपीपीसीएल में पूछा गया था, एसडी रैम में एस का अर्थ क्या है? क्या बताएंगे आप? सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बताया मैंने? सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? उसमें पूछा गया था एसडी रैम में एस की फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे एस रैम में डेटा कहां स्टोर होगा? कैपेसिटर में होगा। अगर एस रैम पूछता हो किस में होगा? फ्लिप फ्लॉप में होगा। ये सारे के सारे क्यों हैं? रैम के प्रकार हैं। डीडीआर जितनी भी रैम होती है, सारी की सारी रैम कौन सी होती हैं? ये डी रैम होती हैं, जिन्हें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है। जिनका, अच्छा अगर मैं बात करूं एस रैम और डी रैम में, तो डी रैम का एक्सेस टाइम कम होगा या एस रैम का एक्सेस टाइम कम होगा? एस रैम का एक्सेस टाइम कम होता है, और इसलिए कैसी होती है? ये फास्ट होती है। चलो आगे चलते हैं। अरे एसडी रैम की फुल फॉर्म पता लग गई? सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन देखो, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा विकल्प आपके डेस्कटॉप पर होने की स्थिति में त्वरित एक्सेस पहुंच सीधे टास्क बार पर रखता है? सही है। आपने देखा होगा सबसे नीचे जो पट्टी होती है, टास्क बार होती है। कोई एप्लीकेशन या तो आपको सर्च करनी पड़ती है, या कोई ना कोई एप्लीकेशन ना बिल्कुल यहां पर टास्क बार में आती है, नहीं आती है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन टास्क बार में लेकर आनी है, तो आप क्या काम करेंगे? उस एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद किस पर क्लिक कर देंगे? पिन टू टास्क बार। दोबारा सुनो हमने क्या बताया। यदि कोई आपको एप्लीकेशन टास्क बार में जोड़नी है, कहां है? सही है। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन डेस्कटॉप पर है, सही है, अगर आप उस एप्लीकेशन डेस्कटॉप से टास्क बार में जोड़ना चाहते हो, तो देखो आप अपने घर पर भी काम कर सकते हो। हमने क्या काम किया? देखो किसी भी एप्लीकेशन पर हमने राइट क्लिक किया, करके दिखाता हूं चलो आपको। ये एप्लीकेशन है, ये JR है, हमने इस पर राइट क्लिक किया, तो जब इस पर लिखा है पिन टू टास्क बार, देखो लिखा है पिन टू टास्क बार। अरे आया नहीं आया ऑप्शन? अगर मैंने पिन टू टास्क बार कर दिया, ये जो ऑप्शन है ये साइड में आ जाएगा, बिल्कुल टास्क बार में आ जाएगा। अच्छा, अगर ये टास्क बार में है और मुझे इसको हटाना है, तो मैं करूंगा अनपिन टू टास्क बार। सही है। अब देखो, इसको बोलते हैं स्टार्ट, और ये क्या है? स्टार्ट। सही है। अगर मुझे JR यहां से हटाना है, सही है, देखो ये क्या है? ये स्टार्ट है। अगर मुझे JR यहां से हटाना है, देखो मैं क्या काम करूंगा? मैं राइट क्लिक करूंगा, एक ऑप्शन आएगा इसमें अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, लिखा रहा है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। स्टार्ट में लगाने के लिए पिन टू स्टार्ट, और हटाने के लिए अनपिन टू स्टार्ट, और टास्क बार में लगाने के लिए पिन टू टास्क बार, और हटाने के लिए अनपिन फ्रॉम टास्क बार। सही है। ये ध्यान रख लेना है, जो क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है, स्टार्ट का पूछा है या टास्क बार का पूछा है, कभी मिनट से पहले आप आंसर कर दो। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्वेश्चन क्या पढ़ना है? आपको स्टार्ट में पिन करवा रहा है या आपको टास्क बार में पिन करा रहा है? ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे, पिन टू टास्क बार और पिन टू स्टार्ट। तो आपको थोड़ी देर रुक करके ये आपको चेक करना है, स्टार्ट बोला है या टास्क बार बोला है। सही है। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? देखो, क्या पॉम टॉप माइक्रो कंप्यूटर होता है? बिल्कुल। क्या डेस्कटॉप होता है? होता है। वर्क स्टेशन होता है? ये भी होता है, सही है। और क्या क्या होते हैं? लैपटॉप भी होता है। अरे और कौन कौन सा होता है? लैपटॉप भी होता है, टैबलेट भी होती है, नोटबुक भी होती है, ये सारे के सारे स्मार्टफोन भी होता है। ये सारे के सारे कौन से कंप्यूटर हैं? ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। और जो क्रय केवल लिखा है ये सुपर कंप्यूटर है। ये कौन सा होता है? ये कौन सा कंप्यूटर है? ये सुपर कंप्यूटर है, सही है। और आपको पता लगा ये जितने मैंने आपको बताए ये सारे के सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जबकि क्रे कौन सा कंप्यूटर है? एक सुपर कंप्यूटर है, सही है। इसको बनाया था सिमोर क्रे ने। वर्क स्टेशन क्या होता है? जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा होता है, सुनो, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा होता है तो उसको नोड या वर्क स्टेशन या टर्मिनल कहते हैं। मैंने क्या बोला? जब कोई कंप्यूटर किससे जुड़ा हुआ होगा? नेटवर्क से जुड़ा होता है तो उसके मैंने क्या क्या नाम बताए? नोड, टर्मिनल, वर्क स्टेशन या क्लाइंट उसको बोलते हैं, सही है। 4 नाम मैंने आपको बताया। क्या क्या बोला? जब कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा होता है उसको नोड, टर्मिनल, वर्क स्टेशन या क्लाइंट कहते हैं। इसलिए वो कौन सा कंप्यूटर होगा? माइक्रो होगा, सही है। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। जब डिवाइस पर संदेश भेजने का प्रयास करता है तो डेटा इंटरनेट पर कौन सी फॉर्म में जाता है? पैकेट के फॉर्म में। अरे बहुत बार बताया था मैंने आपको ये बताओ, इंटरनेट कौन सी स्विचिंग पर कार्य करता है? पैकेट पर। इंटरनेट कौन सी स्विचिंग पर कार्य करता है? पैकेट स्विचिंग पर काम करता है, सही है। आपको मैंने 3 प्रकार की स्विचिंग पढ़ाई थी, मैसेज, सर्किट और पैकेट, सही है। तो मैंने आपको स्विचिंग कितनी पढ़ाई है? 3। कौन कौन सी? एक तो पढ़ाई थी मैंने आपको सर्किट पढ़ाई थी, दूसरी आपको मैंने मैसेज पढ़ाई थी और तीसरी मैंने आपको पैकेट पढ़ाई थी, सही है। तो मैंने आपसे बताया था कि सर्किट स्विचिंग में ना डेटा के ट्रांसफर से पहले सीधा संपर्क होना जरूरी है और मैसेज में सेंडर और रिसीवर के बीच में सीधा संपर्क होना जरूरी नहीं होता। और इंटरनेट पर पूरी सूचना को एक साथ ना भेजकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर भेजा जाता है। उन्हें पैकेट को क्या बोलते हैं? उन्हें टुकड़ों को क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं। इन पैकेट को सबसे छोटे और सबसे तेज मार्ग द्वारा भेजने का कार्य कौन करेगा? राउटर करेगा। कौन करेगा? राउटर करेगा, सही है। ये बताओ ओएसआई रेफरेंस की कौन सी मॉडल में, कौन से ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर में डेटा पैकेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है? बताओ। नेटवर्क लेयर। पैकेट कौन सी लेयर में बनते हैं? नेटवर्क लेयर में बनते हैं, सही है। चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पैकेट्स। आगे चलते हैं, देखो वो कह रहा है ऑफिस 365 में, एमएस वर्ड 365 में लेआउट टैब में पेज सेटअप में कौन सा विकल्प नहीं होता? स्पेसिंग नहीं होता। ये लाइन लगवाया क्या हमने? नहीं, इसका आंसर ये स्पेसिंग है। अरे कौन से में नहीं होता भाई? स्पेसिंग नहीं होता। अरे स्पेसिंग कौन से उसमें होता है? होम टैब में। अरे स्पेसिंग आपको कहां मिलेगा? होम टैब में मिलेगा। एक चीज और, 365 में टैब का नाम क्या है? लेआउट। अगर आप पढ़ेंगे एमएस वर्ड 2007 तो लेआउट का नाम पेज लेआउट है। क्या बताया हमने? 2007 में इस लेआउट टैब का नाम क्या है? पेज लेआउट, सही है। तो ये तीनों विकल्प जो हाइफनेशन, अरे पता था, जैसे कोई शब्द होता है, जैसे लिखा हमने EQU इक्वेशन, तो बीच में जो डैश आता है डैश, इसको क्या बोलते हैं? हाइफनेशन बोलते हैं। लाइन नंबर भी पेज लेआउट में था और ब्रेक भी पेज लेआउट में था। और ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक। पढ़ाया था मैंने आपको। पेज ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर होती है, सही है। और ब्रेक नाम का जो ये आपको ऑप्शन है, ये कहां मिलेगा आपको? लेआउट टैब में मिलेगा, सही है। और जो स्पेसिंग वाला ऑप्शन, इसका
जो गलत इसका आंसर है ये आपको कहां मिलेगा? होम टैब में मिलेगा। अरे स्पेसिंग कहां मिलेगा आपको? होम टैब में मिलेगा। सही है, आगे चलते हैं। देखो कंट्रोल प्लस एंटर, अगला क्वेश्चन। वो कह रहा है पावर पॉइंट के पावर स्केल के आधार पर एमएस एक्सेल 365 में पंक्ति की ऊंचाई क्या हो सकती है? मैक्सिमम 409। अच्छा मिनिमम कितनी होती है? देखो रो की देखो रो की जो मिनिमम हाइट होती है, स्टार्ट कर दिया। रो की मिनिमम हाइट होती है 0। अरे मिनिमम कितनी होती है? 0 होती है। और मैक्सिमम कितनी होती है? 409 होती है। सही है। अच्छा अगर यही क्वेश्चन अगर कॉलम की चौड़ाई के बारे में पूछता, ये तो रो की हाइट हो गई, कॉलम की चौड़ाई बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 8.43 होती है। सही है। और मैक्सिमम कितने? 255 कैरेक्टर के बराबर इसको कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं इसको? 255 कैरेक्टर हम इसको कर सकते हैं। देखो दोबारा सुनो, रो की मिनिमम हाइट कितनी होगी? 0। और रो की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 409। यानी कि अगर ऐसा हमारा एक सेल बना हुआ है ना, अगर हमारा ऐसा सेल है तो ये जो ऊंचाई होती है 409 हो सकती है। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। 0 करने पर ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। कॉलम की बाय डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? कॉलम की चौड़ाई बाय डिफॉल्ट 8.43 होती है। और मैक्सिमम कितनी होती है? 255 कैरेक्टर। सॉरी 255 कैरेक्टर। अच्छा ये बताओ एक सेल में हम टोटल कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? 32,767। एक सेल में हम टोटल कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? 32,767। कॉलम की बाय डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? 8.43। मैक्सिमम कितनी होती है? 255 कैरेक्टर। और एक सेल में हम 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं। और कुछ बच्चों के दिल में एक बात आ रही होगी, जब कॉलम की चौड़ाई 255 कैरेक्टर की होती है मैक्सिमम, तो हम उसके अंदर 32,767 कैसे लिख सकते हैं? तो इसका आंसर ये रहा दूसरी लाइन में। फिर तो ऐसे ऐसे हम कितनी लाइन बना सकते हैं? 253। और एक सेल में हम कितनी लाइन बना सकते हैं? 253। और एक सेल में नई लाइन बनाने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बताया मैंने? एक सेल में एक से अधिक लाइन बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ऑल्ट प्लस एंटर का उपयोग करेंगे। ऑल्ट प्लस एंटर का। दोबारा सुन लो, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इसमें। कॉलम की सॉरी रो की मिनिमम हाइट कितनी होती है? 0। बाय डिफॉल्ट 15। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 15। और मैक्सिमम कितनी होती है? 409। इसी प्रकार जो कॉलम होती है हमारी, कॉलम की जो चौड़ाई होती है मिनिमम कितनी होती है? 0। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 8.43। 8.43। और कॉलम की चौड़ाई अधिकतम 255 कैरेक्टर के बराबर होती है। और इन 255 कैरेक्टर वाली जो चौड़ाई है हम इसके अंदर 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं। और एक सेल में 253 लाइन हम बना सकते हैं किसकी सहायता से? ऑल्ट प्लस एंटर की सहायता से। सही है, आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखो पैराग्राफ की पहली पंक्ति को इंडेंट करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे आप? टैब दबाएंगे। सही है। अरे इंडेंट करने की शॉर्टकट की टैब। अच्छा टैब का बटन दबाने से कर्सर कितनी दूर खिसक जाएगा? 1.25 इंच खिसक जाएगा। टैब का बटन दबाने से क्या हो जाएगा? 1.25 इंच जो हमारा कर्सर होता है आगे चला जाता है। सही है। एक आपको बताता था हैंगिंग इंडेंट। क्या बताया था मैंने आपको? हैंगिंग इंडेंट। इसकी शॉर्टकट की बताई थी मैंने आपको, कंट्रोल टी। सही है। और पैराग्राफ इंडेंट करने की शॉर्टकट कंट्रोल एम। क्या क्या बताया मैंने? गलत बात है यार, कल से लाला बैठोगे तुम, बता रहा हूं मैं।
वरना भगा दूंगा टेस्ट में से। क्या बताया मैंने, देखो, अरे टैब से कितनी करेक्ट जो हमारा कर्सर होता है कितना खिसक जाएगा वो 1.25। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल टी होती है, और रूलर को रिसेट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू होती है। और अगर आपको पूरा पैराग्राफ इंडेंट करना है, पैराग्राफ इंडेंट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम, या इंक्रीज इंडेंट बोल सकते हैं इसके, और क्या बोल सकते हैं इसको, इंक्रीज इंडेंट। अगर आपको इंडेंट डिक्रीज करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। डिक्रीज इंडेंट क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। और ये किसकी होगी, इंक्रीज इंडेंट की। अगर लाइन के आरंभ में एक लाइन करनी है तो टैब दबाएंगे, अगर टैब दबाने से कर्सर कितनी दूर खिसक जाएगा, 1.25 इंच खिसक जाएगा, सही है। और क्या, अरे इंच तो 1.25 तो लिखा मैंने ना, इंच है, इंच है, इंच मैंने सेंटीमीटर लिखवाया होगा, इंच है ये 1.25 इंच, सही है। आगे चलो, अच्छा होम टैब में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है, वो बोला है कि होम टैब में होम टैब के कौन से एडिटिंग ग्रुप में कौन सा ऑप्शन नहीं है, सही है। देखो सेलेक्ट तो होता है, रिप्लेस भी होता है, और फाइंड भी होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है स्टार्ट डिटेक्शन ये नहीं है। और पहली बात सुनो, ये जो ऑप्शन है ना, ये एमएस वर्ड 2019 में है ही नहीं। ये वाला जो ऑप्शन है ना 365 में होम टैब में होता है, लेकिन अलग टैब, इसका अलग ग्रुप है। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो मैंने आपको ऑप्शन लिख रखा ना ये वाला, एक ऑप्शन देखो और है, उसका नाम है एडिटर। ये जो दोनों ऑप्शन है ये वाले, ये ऑफिस 365 में है, 365 में है, और 2019 में नहीं है, सही है। लेकिन होम टैब है तो होम टैब में, लेकिन इनका ग्रुप अलग है। तो 365 के होम टैब में क्या सेलेक्ट होता है, बिल्कुल होगा। रिप्लेस होता है, रिप्लेस होगा। फाइंड भी होता है। सेलेक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, सेलेक्ट में आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑल मिलता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, और एक आपको मिलेगा सिलेक्शन, एक आपको मिलेगा सिलेक्शन पैन। अरे 3 विकल्प मिलते नहीं मिलते इसमें आपको, सही है। किसमें, सेलेक्ट में। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नहीं होता, सही है। एडिटिंग टैब में 365 में होता है ये वाला, लेकिन इस टैब, इस वाले ग्रुप में नहीं होता, लेकिन 2019 में ये बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा 365 में फेड, फ्लाई, फ्लाई आउट, फ्लाई इन, एनिमेशन के टैब बताए थे मैंने आपको। ये सब क्या होते हैं, ये एनिमेशन के प्रकार हैं। और एनिमेशन कौन से टैब में आपको मिलता है, एनिमेशन भी मिलेगा आपको, सही है। अच्छा बताओ, स्लाइड पर क्या अप्लाई होता है, स्लाइड पर ट्रांजिशन। अरे स्लाइड पर क्या अप्लाई होता है, ट्रांजिशन। और टेक्स्ट पर क्या अप्लाई होता है, एनिमेशन अप्लाई होता है, सही है। तो फेड इन, फेड फ्लाई और एरोप्लेन, और दिखाया था एरोप्लेन में ना वो, ये सारे के सारे किसके इफेक्ट थे, एनिमेशन के, सही है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर आपको बताना है। स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में परिवर्तन के दौरान होने वाले विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा वो कह रहा है भाई, एमएस पावर पॉइंट में 365 में पिक्चर फॉर्मेट टैब में किस विकल्प का उपयोग पिक्चर की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या शार्पनेस को बेहतर करने के लिए किया जाता है। भाई पहली बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन ना एमएस वर्ड में भी काम करेगा, ये क्वेश्चन एमएस एक्सेल में भी काम करेगा, यही क्वेश्चन पावर पॉइंट में भी काम करेगा। इसका आंसर आएगा करेक्शन। देखो दिखाऊंगा कहां मिलेगा आपको, ये आंसर क्या आएगा इसका, करेक्शन। तीनों में काम करेगा ये वाला। देखो कहां मिलेगा आपको ये, सपोज करो हम गए एमएस वर्ड में, ओपन किया हमने, सही है। एमएस वर्ड में हम गए, और एमएस वर्ड में ना हमने कोई पिक्चर इंसर्ट की। अरे इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में आना पड़ेगा हमें, इंसर्ट में हम गए, पिक्चर पर गए,
ये पिक्चर आ गई भाई। तो देखो अभी मैंने पिक्चर पर क्लिक नहीं कर रखा है, जब मैं पिक्चर पर क्लिक करूंगा तो एक नई टैब आएगी फॉर्मेट। जब मैं पिक्चर पर क्लिक करूंगा तो एक टैब और कौन सी आएगी, फॉर्मेट नाम की टैब आएगी। देखो मैंने पिक्चर पर क्लिक कर लिया और फॉर्मेट नाम की टैब आई, सही है। तो देखो ये ऑप्शन दिखा आपको करेक्शन, अरे दिख रहा है आपको करेक्शन वाला ऑप्शन। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा देखो क्या क्या आया, शार्पनेस, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, तीनों ऑप्शन मिले। देखो पहला ऑप्शन तो ये रहा, शार्पन मिल गया, ब्राइटनेस मिल गया और कंट्रास्ट मिल गया। तो अगर आपको किसी पिक्चर की कंट्रास्ट बढ़ानी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, तो आप क्या काम करोगे, पहले पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे और कौन सी टैब में जाएंगे, फॉर्मेट टैब में। ये टैब तभी आएगी जब आप किसी पिक्चर पर क्लिक करोगे और उसके बाद हमें किस पर क्लिक करना है, करेक्शन पर क्लिक करना है। अब आप ये काम कर सकते हो, सही है। एमएस वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी और एक्सेल में भी। एक चीज और, क्या जो स्क्रीनशॉट वाला विकल्प था क्या तीनों में था, तीनों में था ना। जब मैं स्क्रीनशॉट लूंगा क्या तब भी पिक्चर में आता नहीं आता स्क्रीनशॉट, क्या अगर वो पिक्चर के स्थान पर स्क्रीनशॉट बोल देता क्या आंसर तब भी ही रहता। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो क्या वो भी पिक्चर होती नहीं होती है, सही है। अगर यहां इस क्वेश्चन में अगर ये लिखा ना होता, पिक्चर लिखा ना होता और पिक्चर के स्थान पर लिखा होता स्क्रीनशॉट, क्या आंसर तब भी यही आता, और आंसर तब भी यही आता, सही है। अगर ऑनलाइन पिक्चर लगाओगे तब भी यही होगा। पिक्चर की बात चल रही है ना, कोई भी पिक्चर हो तो उसको ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, शार्पनेस करने के लिए हम कहां पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब के करेक्शन वाले विकल्प पर, ठीक है। तीनों में काम करेगा और ये वाला क्वेश्चन हमारा स्क्रीनशॉट लेने पर भी काम करेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट की शार्पनेस बढ़ानी है, घटानी है, तब भी आप क्या काम करोगे, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करोगे और उसमें किस विकल्प पर जाओगे, करेक्शन वाले पर, सही है। कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने, ये 6 क्वेश्चन हो गए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और तीनों क्वेश्चन किसके हो गए, ये स्क्रीनशॉट के हो गए। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में, एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा फंक्शन दो तिथियों के बीच में दिनों की संख्या ज्ञात, डेज। इसका आंसर क्या आएगा, डेज। देखो काम कैसे करता है डेज वाला, देखो आपने लिखा डेज का जो सिंटैक्स होता है इस तरीके से होता है कुछ, जो डेज का सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है, डेज, एंड डेट और स्टार्ट डेट। अरे पेपर में पूछ लेगा सिंटैक्स किस तरीके से होगा, पेपर में क्या कर देगा वो, स्टार्ट डेट पहले रखेगा और एंड डेट वो रख देगा बाद में, यहां पर कोमा होता है, सही है। तो जैसा आपने लिखा डेज, एंड डेट, और एंड डेट तो आज की होगी। जैसा आपको ये पता करना है, आज आपको ये निकालना है कि मैं कितने दिन का हो गया हूं। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो मेरी एज है ना वो कितने दिन की हो गई है, सही है। तो क्या काम करेंगे हम, एंड डेट, आज तारीख क्या है भाई, 23/12/2023, ये तो आज की डेट हो गई। अब मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूं, सही है। तो मैं कितने वर्ष आज पता लग गई, सही है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो पता क्या होगा, मैं कितने वर्ष का हो गया हूं, सॉरी वर्ष का नहीं, मेरी कितने दिन की डेट, मेरा जो मतलब मेरी जो उम्र है वो कितने दिन की हो गई है, वो दिन बता देगा इस ऑप्शन से। अरे आई बात समझ नहीं आई आपको, सही है। अरे तुम मुझसे छोटा हूं किसी से, नहीं मैं तुमसे छोटा हूं, मैं और किसी छोटा हूं भाई अरे भाई बात समझ में आई नहीं आई आपकी, अरे भाई बात समझ में आ गई आपकी। अगर आपको डेज निकालने हैं दो तारीखों के बीच में, वो किससे निकलेंगे, डेज से, सही है। अच्छा पहले एंड डेट आएगी, स्टार्ट डेट आएगी, पहले आएगी एंड डेट और उसके बाद स्टार्ट डेट। अच्छा टुडे से क्या होता है, टुडे से करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम आ जाए, और नाउ से करंट टाइम आता है, सही है। अगर आपने कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबा दिया, कंट्रोल के साथ दबा दिया आपने सेमीकोलन, इससे क्या आएगा, करंट डेट आ जाएगी। अगर आपने कंट्रोल के साथ शिफ्ट
प्लस सेमीकोलन दबा दिया तो क्या होगा, करंट टाइम आ जाएगा। देखो क्या बताया मैंने, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाने पर करंट डेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करंट टाइम। अगर आप टुडे फंक्शन को उपयोग करेंगे तो एक ही सेल में करंट डेट और टाइम एक साथ आएगा। नाउ में, सॉरी, ये नाउ में होगा, ये डेट में होगा, सही है। नाउ में करंट डेट और टाइम एक साथ आएगा और टुडे में केवल करंट टाइम आएगा, सही है। और यहां से पेपर में एक क्वेश्चन आने वाला है। क्या बताया मैंने, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा पेपर में यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो, करंट डेट और टाइम करने के लिए नाउ का, करंट टाइम करने के लिए टुडे का, सही है। करंट टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, करंट डेट करने की कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और करंट टाइम करने की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगर आपको अपने लैपटॉप में विंडो 10 में डेट और टाइम सेट करना हो तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, सी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, सही है। सबसे पहले हम कहां जाएंगे, स्टार्ट में, उसके बाद सेटिंग में, उसके बाद टाइम एंड लैंग्वेज और डेट एंड टाइम, सही है। एक शॉर्टकट और है इसका, आप एक काम कर दो, सीधा दबा दो कंट्रोल प्लस आई, या तो आप ये कर दो स्टार्ट और सेटिंग, ये कर दो, नहीं तो एक काम करो, सीधा कौन सा बटन दबाना आपको, सॉरी, विंडो प्लस आई। हमें क्या दबाना है, विंडो के साथ आई दबा देना है। जब आप विंडो के साथ आई दबाओगे सीधा कहां पहुंच जाओगे, डेट एंड टाइम पर पहुंच जाओगे। अरे बात समझ में आई नहीं आई, या तो आप ऐसे जाओ स्टार्ट पर, स्टार्ट के बाद सेटिंग में, तो सेटिंग की शॉर्टकट क्या होती है, विंडो प्लस आई। विंडो 10 में, ये विंडो 7 पर काम नहीं करेगी, विंडो 10 पर काम करेगी, सही है। तो सीधे आप विंडो आई से भी इस ऑप्शन पर जा सकते हो, सही है। आगे चलते हैं, देखो भाई ये क्वेश्चन ना 2-3 बार पेपर में आ चुका है, ये आपको पता भी नहीं होगा क्या है ये, सही है। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, भाई देखो इसका मतलब क्या है। सपोज करो, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं, आपने एमएस एक्सेल में ना गौरव लिखा, एमएस एक्सेल है, उसके एक सेल में आपने गौरव लिख दिया, सही है। अब मैंने क्या काम किया, जैसे ये लिखा हुआ है GAURAV, ऐसे लिखा हुआ है। अब मैंने क्या काम किया, माउस से ना इसके यहां क्लिक कर दिया, इसके बीच में यहां क्लिक हो गया। अब मैं यहां पर जब कुछ टाइप करूंगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा, देखो GAU तो ऐसे लिखा हुआ था, मैंने कुछ टाइप करना स्टार्ट कर दिया, ABCDRAV, ये वर्ड मैंने टाइप किए, क्या ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई नहीं, गौरव लिखा हुआ था, मैं कर्सर को बीच में लेके चला गया और जाने के बाद ना मैंने ABCD लिखा, तो बीच में ABC लिखा जाएगा और RAV ऐसे लिखा आएगा, ये तो नॉर्मल बात थी। अगर आप उपयोग करते इंसर्ट का, देखो आपको ये तो नॉर्मल था, आपने बीच में क्लिक कर दिया और बीच में क्लिक करने के बाद अगर आपने इंसर्ट का बटन दबा दिया तो पता क्या होगा, GAUABCD, ये हो जाएगा। समझे कुछ, दोबारा सुनो, मेरा नाम लिखा हुआ था ये, इस टेस्ट में ये वाले 2 क्वेश्चन हैं, इंसर्ट वाले 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको। देखो कैसा, दोबारा सुनो, कुछ क्वेश्चन है मैंने क्लास में कराए नहीं थे, क्यों, इसलिए नहीं कराए थे कि मैं अभी सब कराऊंगा तो टेस्ट में क्या कराऊंगा, टेस्ट के लिए छुड़वा रखा था मैंने क्वेश्चन ये वाला। देखो GAURAV हमने बीच में क्लिक कर दिया, अगर मैं ABCD लिखूंगा नॉर्मल तो ABCD लिखा चला जाएगा और RAV आगे चला जाएगा। अब देखो दोबारा, हमने गौरव लिखा और बीच में क्लिक कर दिया, बीच में क्लिक करने के बाद हमारे लैपटॉप में ना एक इंसर्ट नाम की की होती है, इंसर्ट, हमने इंसर्ट पर क्लिक कर दिया तो पता क्या होगा, जब मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो इसके ऊपर लिखा जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, ओवरराइट, वो मैं जो भी कुछ लिखूंगा जो हमारा बाकी का बचा वो इसके ऊपर लिखा जाएगा, उसको बोलते हैं ओवरराइट, इंसर्ट एंड ओवरराइट। बात समझ में आई या नहीं आई, देखो दिखाता हूं करके। देखो इस सेल में हम गए, हमने लिखा GAURA, ये लिख दिया हमने भाई। अब हम ना
अरे अभी मैं कहां पर हूं, यू और आर के बीच में हूं। अब मैं कोई बटन दबा रहा हूं, मैंने लिखा ए बी, लिखा ए और बी, देखो ए बी लिखा गया नॉर्मल। अब मैं क्या काम करता हूं, मैंने दबा दिया इंसर्ट वाला बटन, देखो ओवरराइट तो भी से हाईलाइट हो गया वो। मैंने लिखा ए बी, ए सॉरी इंसर्ट का बटन मैंने दबा दिया, ए बी सी, देखो क्या हुआ। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया क्या था, सही है। क्या बोलते हैं इसको, इंसर्ट एंड ओवरराइट, ठीक है। इसका आंसर पता लग गया क्या था भाई, इंसर्ट एंड ओवरराइट था। कैसे पता चल गया, कैसे किस तरीके से होना था, अगला क्वेश्चन देखो। सीपीयू के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, 3, एएलयू, एयू, सॉरी एएलयू, सीयू और मेमोरी। मेमोरी में भी रजिस्टर, तो पहली बात तो सही है, 3 भागों से मिलकर बनी होती है ये, अरे सही बात है ना, 3 भागों से मिलकर बनी होती है। और आधुनिक कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट, यही बात सही है, मदरबोर्ड कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों सत्य हैं, पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है, सही है। सीपीयू के कितने भाग होते हैं भाई, 3, एएलयू, सीयू और तीसरा मेमोरी। और मेमोरी भी कौन सी, रजिस्टर, सही है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे, अगली इंस्ट्रक्शन को कौन से रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। आने वाली इंस्ट्रक्शन को, अगली इंस्ट्रक्शन को कौन सी रजिस्टर में स्टोर किया था, उसका आंसर था पीसी, कराया था प्रोग्राम काउंटर। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा निम्न में गूगल में किसका उपयोग सर्च करने के लिए निश्चित वेबसाइट पर लेख या सामग्री के कंटेंट को सर्च करने के लिए किया था। आंसर क्या आएगा इसका, कोलन, क्या आएगा इसका, कोलन। और समानार्थी शब्द देखने के लिए क्या बताया था हमने, टिल्ड साइन। समानार्थी, गूगल सर्च इंजन पर समानार्थी शब्द देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, टिल्ड साइन का। ये होता है 1 नंबर के पास, अगर आपको कोई किसी शब्द का समानार्थी शब्द देखना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टिल्ड साइन का। और सुनो, किसी वेबसाइट पर किसी लेख में सटीक वाक्यांश की खोज करने के लिए, दोबारा सुनो हमने क्या बोला, किसी वेबसाइट पर किसी लेख में सटीक वाक्यांश की खोज करने के लिए आप उस सेंटेंस को डबल कोमा में ऐसे लिखोगे, डबल कोमा में, इन्वर्टेड कोमास में, सही है। दोबारा सुनो हमने क्या क्या बताया, देखो मैंने आपसे बोला सामग्री के कंटेंट को सर्च करने के लिए कोलन, अगर आपको सर्च करना है समानार्थी शब्द तो क्या लगाएंगे हम, टिल्ड साइन। और सटीक वाक्यांश के लिए हम क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, और उस इन्वर्टेड कोमास के उसके बीच में लिख देंगे। अच्छा एक और होता है ये वाला स्लैश, हमने लिख दिया यहां पर रैम और स्लैश लगा के हमने क्या लिख दिया, रोम। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो रिजल्ट तुम्हारे सामने आएंगे दोनों में डिफरेंस वाले आएंगे, सही है। जैन धर्म बौद्ध धर्म कर दो यहां पर, जैन धर्म या बौद्ध धर्म, तो जो रिजल्ट आएंगे जो दोनों में डिफरेंस होंगे वो रिजल्ट आपके सामने आएंगे, सही है। पुराना ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज है। आंसर क्या आएगा इसका, इंसर्ट। अरे इंसर्ट का मतलब समझ गए ना आप किस तरीके से बता रहा हूं मैं, उसी के ऊपर नए शब्द आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 365 में जूम को खोलने की शॉर्टकट की, ऑल्ट के साथ डब्ल्यू क्या दबाना है, और डब्ल्यू, और बाद में क्या दबाना, मैं क्यू। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या खुल जाएगा, जूम खुल जाएगा, ये जूम का है, सही है। अच्छा ये बताओ किसकी है, अगर आपको एमएस एक्सेल में क्वेश्चन पावर पॉइंट का ध्यान कर लेना, अगर ये काम ना, जैसे मैं एक्सेल में काम कर रहा हूं, सही है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये हमारे पास है, मैंने उन तीनों को कर लिया सेलेक्ट। एक्सेल हमारे पास एक्सेल की सीट है एक में नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये लिखा हुआ है, हमने उन तीनों को कर लिया सेलेक्ट। और जब मैं सेलेक्ट करने के बाद ना मैं क्लिक कर दूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंट प्लस एल, पता क्या हो जाएगा, उन पर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। फिल्टर की शॉर्टकट की है एक्सेल में, हाँ एक्सेल में। अच्छा फिल्टर मिलता कहां पे वैसे आप, हमें डेटा में मिलता है या मैं होम टैब में मिलता है, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो एक्सेल में, पावर पॉइंट में नहीं, एक्सेल में किस लिए होती है ये, एक्सेल में क्या अप्लाई करने के लिए, फिल्टर लगाने के लिए होती है, सही है। और ये किस लिए होती है एक्सेल में, ये एक्सेल में होती है
एक्सेल में कस्टम सॉर्ट की। अरे ये वाली जो शॉर्टकट की है किसकी बताई मैंने आपको? एक्सेल में कस्टम सॉर्ट की। यदि आपको एक से अधिक कॉलम को एक साथ सॉर्ट करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कस्टम सॉर्ट का। सॉर्ट मल्टीपल कॉलम साइमल्टेनियसली, ये आपको मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? तो उसकी शॉर्टकट क्या थी? ऑल्ट प्लस एच के साथ डबल एस। और जो ये शॉर्टकट की थी, ये एक्सेल में जो फोंट साइज होता है, फोंट साइज उसको बढ़ाने की होती है। सही है? कौन ऑल्ट एच एफ एस। अरे किसके लिए होती है ये? एक्सेल में फोंट साइज की, फोंट साइज की। सही है? ये एक्सेल में किसकी थी? फिल्टर अप्लाई करने की। ये किसकी थी? एक्सेल में कस्टम सॉर्ट करने की। और कस्टम सॉर्ट क्या होता है? जब हम एक से अधिक कॉलम को एक साथ सॉर्ट करते हैं तो उसको कस्टम सॉर्ट कहते हैं। सही है? आगे चलते हैं, देखो। अच्छा, स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए, स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर का उपयोग करते हैं। किसका? स्लाइड सॉर्टर का। सही है? ये बताओ, यूजर नोट्स भरना चाहता है, कौन से का इस्तेमाल करेंगे? नोट्स पेज का। नोट्स पेज नॉर्मल व्यू के नीचे भी आता है, पता है आपको? पावर पॉइंट में नोट्स पेज स्लाइड के नीचे भी आता है। और हैंड आउट में बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइड होती है? 6 मैक्सिमम 9। हम कितनी प्रिंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 6, 5 नहीं होता। 1 2 3 4 6 और 9। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 6। और मैक्सिमम कितनी होती है? 9 होती है। सही है? और छांटने के लिए, और स्लाइड को छोटे रूप में देखने के लिए, और स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर का इस्तेमाल करते हैं। सही है? नोट्स पेज प्रेजेंटर अपने लिए नोट्स भर सकता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो पावर पॉइंट होता है ना, पावर पॉइंट, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। देखो, एक तो ये रहा साइड में, एक ये रहा 2। देखो एक और दिखाता हूं आपको मैं। देखो, क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा रहा है ये। क्लिक टू ऐड नोट्स कौन सा व्यू है? ये नॉर्मल। कौन सा व्यू है? नॉर्मल। अगर पेपर में क्वेश्चन आया, नॉर्मल व्यू के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? स्लाइड, थंबनेल, और तीसरा नोट्स पेज। अरे नोट्स यहां भी तो भर सकते हो। सही है? या तो आप व्यू में जाकर के नोट्स पेज पे क्लिक कर दो, तब भी वही बात है। या नोट्स आप यहां से ही भर सकते हो, और नोट्स आप यहां से ही भर सकते हो। सही है? तो नॉर्मल व्यू के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। नोट्स पेज स्लाइड के ठीक नीचे होता है। सही है? आगे चलते हैं, देखो। कितने हो गए क्वेश्चन अब? 23 होने वाला खत्म। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड 365 में पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने और डिलीट करने के लिए टेबल टूल के, देखो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन सुनो। उसने बोला जोड़ने के लिए टेबल टूल के लेआउट। जब हम टेबल पर क्लिक करते हैं, टेबल पर, सुनो, एमएस वर्ड में क्या लेआउट नाम का टैब होता है? होता है। 2019 में और 365 में लेआउट नाम का टैब होता है। लेकिन जब मैं टेबल पर क्लिक करूंगा तो 2 टैब और आते हैं, डिजाइन और लेआउट। अगर आपको पंक्ति को घटाना है और बढ़ाना है तो आप कौन से पर क्लिक करोगे? जो टेबल पर क्लिक करने पर लेआउट आया था उस पर क्लिक करोगे। और पंक्ति को इंसर्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 4। और पंक्ति को हटाने के कितने तरीके? 4। डिलीट सेल, इंसर्ट सेल में कितने तरीके बताए थे मैंने आपको? 4। शिफ्ट सेल अप डाउन वाला बताया था, याद आया नहीं आया? तो इसका आंसर क्या आएगा? रो एंड कॉलम। देखो करके दिखाता हूं इसका आंसर क्या, रो एंड कॉलम कैसा आया। उसने बोला हमसे, देखो एमएस वर्ड में गए हम, ये एमएस वर्ड है, हमने यहां पर एक टेबल इंसर्ट करी, टेबल इंसर्ट कर ली हमने, लो। सही है? अब देखो मैं टेबल का जब मैं बाहर क्लिक करता हूं, जब मैं टेबल पर क्लिक करूंगा ना तो यहां पर 2 टैब और आएंगे। कौन कौन से? डिजाइन और लेआउट। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, लो लेआउट आ गया। जब मैंने लेआउट पर क्लिक करा तो इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा रो एंड कॉलम। अरे क्या ऑप्शन मिला आपको? रो एंड कॉलम, इंसर्ट रो और डिलीट रो। यानी कि अगर आपको टेबल में रो इंसर्ट करनी है या डिलीट करनी है तो कहां जाएंगे? टेबल के लेआउट टैब में, और कौन से सेक्शन में? रो एंड कॉलम में। सही है? डिटेल में पढ़ाई मैंने आपको ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 25वां। एक्सेल में
वर्कशीट डेटा को ग्राफिकल रूप में चित्रित करने के लिए, अरे चार्ट है इसका आंसर, तो क्या आएगा चार्ट। और चार्ट में मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी, एम्बेडेड चार्ट, चार्ट शीट और चार्ट इन सेल। चार्ट इन सेल, जो चार्ट सेल में बनती है उनको बोलते हैं स्पार्क लाइन, याद आया। देखो क्या होती है चार्ट, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, कौन कौन सी, स्पार्क लाइन, जो सेल के अंदर बनती है स्पार्क लाइन, जो अलग शीट पर बनती है F11 से चार्ट शीट, और जो उसी वर्कशीट पर बन जाती है उसको बोलते हैं एम्बेडेड चार्ट। अगर चार्ट उसी शीट पर बन गई एम्बेडेड चार्ट, चार्ट एक नई शीट पर बनी चार्ट शीट, और चार्ट अगर एक सेल में बनी है तो उसको बोलते हैं स्पार्क लाइन। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो इसका आंसर क्या आएगा, चार्ट इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, क्वेश्चन में कौन सा आइकन एमएस वर्ड में होम टैब के लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग को संदर्भित करता है, डी वाला, ये रहा, ये रहा इसका आंसर, सही है। ये किस लिए होता है, लाइन की स्पेस को सेट करने के लिए। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 1.15, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 1.15, कंट्रोल 1 से 1 होगी, 2 से 2 होगी, और कंट्रोल 5 से 1.5 हो जाएगी। कंट्रोल 1 से कितनी होती है, देखो कंट्रोल 1 से कितनी होगी, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है लाइन स्पेसिंग 1.15, कंट्रोल 1 से कितनी हो जाएगी 1, कंट्रोल 2 से कितनी हो जाएगी 2, और कंट्रोल 5 से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.5, सही है। अच्छा कंट्रोल 2 से अगर मैं एक्सेल में कंट्रोल 2 दबा दूंगा तो क्या हो जाएगा, बोल्ड, क्या हो जाएगा बोल्ड, किस में हो जाएगा, एक्सेल में। ये किसकी बात चल रही है, ये वर्ड की बात चल रही है। अगर मैंने कंट्रोल 1 दबा दिया एक्सेल में तो क्या खुल जाएगा, फॉर्मेट सेल खुल जाएगा, सही है। अगर मैंने कंट्रोल 1 दबा दिया ब्राउजर में, डिफॉल्ट ब्राउजर खुल जाएगा, सॉरी पहली टैब खुल जाएगी पहली, और 0 दबा दूंगा डिफॉल्ट जूम हो जाएगा, याद आया। अगर मैंने दबा दिया इसको ब्राउजर में तो कौन सी टैब खुल जाएगी, फर्स्ट टैब पर चले जाओगे आप, सही है। और अगर 0 दबा देंगे तो जूम अगर आपने 200-300 कर रखा होगा तो कैसे हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कह रहा है इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से प्रोग्रामर उस स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल सकता है, भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, सही है। कौन कौन से, एक तो होता है असेंबलर, दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा कंपाइलर। ये असेंबली भाषा को करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, और ये पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, सही है। आगे चलो। उनतीसवां क्वेश्चन, 28 तो छुड़वाया मैंने, ये था। वो कह रहा है पेस्ट किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को, अरे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, अगर हमें उसकी कलर नहीं, उसके कलर पेंट ना करने होते, कलर नहीं करने, हमें टैग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना होता तो क्या करते हैं, मर्ज फॉर्मेटिंग। अगर सेम टू सेम पेस्ट करना है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। यदि आपको कलर नहीं करना है और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, किसका इस्तेमाल करते थे, मर्ज फॉर्मेटिंग का। यदि आपको ना बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पेस्ट करना है और ना आपको फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है तो कीप टेक्स्ट ओनली। ये क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको वर्ड में, सही है। इनकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग ई गवर्नेंस, अरे आसान है ये तो, पढ़ाया था मैंने परसों आपको, ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में पेज साइज का चयन करने के लिए, अरे कौन सी टैब में जाएंगे हम, और कौन सी टैब में मिलेगा, पेज सेटअप में। देखो साइज क्या क्या मिलता है उसके अंदर, साइज मिलेगा, मार्जिन मिलेगा, दिखाई देता हूं आपको, लो ये रहा, देखो ये रहा, इस वाले लेआउट टैब में यही तो मेन है। अरे पेज सेटअप में आपको क्या क्या मिलेगा, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइपरनेशन। आज के इस टेस्ट में कम से कम 3 क्वेश्चन थे इस टैब से,
सही है।